नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सोशल मीडिया पे आप एक वीडियो देख रहे होंगे या कुछ स्टोरी आप देख रहे होंगे जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि यूएनओ ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया है। वो प्रस्ताव ये है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत फेंसिंग का काम नहीं कर सकता है, और तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद हल ना हो जाए। ये पूरी तरह से फेक स्टोरी है। इस तरह का कोई प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित नहीं किया है। पूरी तरह से उलूल जुलूल बातें कही गई। लेकिन किस आलोक में कही गई, मामला क्या है, ये बहुत समझने की बात है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनती है और शुभेंदु अधिकारी अपने पहले कैबिनेट में एक फैसला करते हैं कि लगभग 800 किलोमीटर का रेंज है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 599 किलोमीटर तो निश्चित रूप से, लेकिन जो टोटल एरिया है जिसमें 599 किलोमीटर की जमीन जो है वो बीएसएफ को ट्रांसफर होनी है, लगभग 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर की जमीन बीएसएफ को जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक वहां पर फेंसिंग का काम नहीं होगा। और ये जमीन सुश्री ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों से ट्रांसफर नहीं कर रही थी। पूरे पश्चिम बंगाल छोड़ दीजिए, पूरे बांग्लादेश से, त्रिपुरा में है, आसाम में है, मिजोरम में है और पश्चिम बंगाल में है। इस पूरे इलाके में 3,500 किलोमीटर से अधिक का एरिया बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर इलाका है, जो ये दोनों के सीमा से लगता है, मतलब भारत की सीमा से भी और बांग्लादेश की सीमा से भी। कहीं पे 400 किलोमीटर, किसी स्टेट में 400, किसी स्टेट में 500, किसी में 250 किलोमीटर का रेंज आ रहा है, जहां पे भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लग रही हैं। उसमें से पश्चिम बंगाल में 800 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें से 200-250 किलोमीटर में फेंसिंग का काम ऑलरेडी हो रखा है और 600 किलोमीटर में फेंसिंग के काम होने हैं। और लगभग 112 किलोमीटर के आसपास जो इलाका है, जो नदी का और दलदल वाला इलाका है, वो है। वहां पर दूसरे तरह की फेंसिंग होनी है, या दूसरे तरीके से विजिलेंस के तरीके अपनाने हैं। हुआ मामला ये है मित्रों कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सिर्फ फेंसिंग का काम नहीं होना है। फेंसिंग के अलग अलग तरीके हैं। कई तरीकों में से एक तरीका अपनाया जाएगा और उसे कॉम्बैट इंजीनियर्स जो हैं वो बताएंगे कि कहां पर कैसे उसकी फेंसिंग हो सकती है, या कौन सा तरीका ठीक रहेगा फेंसिंग के। बाड़ लगाने का कौन सा तरीका होगा, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर बार होगा या सिंगल लेयर बार होगा। अगर सिंगल लेयर बार होगा तो वो कैसा होगा, ये सब वहां पे जो एक्सपर्ट्स हैं वही बताएंगे। इस बीच में आपने देखा होगा, बल्कि हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बॉर्डर इलाकों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने दौरा किया बंगाल का भी, और पश्चिम बंगाल में ये बात तय हुई कि यहां पे जो बॉर्डर फेंसिंग का काम होना है ये थोड़ा अलग होगा। वैसे हालांकि पूरे जहां जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है, कहीं पाकिस्तान से लग रही है, वहां पर किस प्रकार का होगा, जहां बांग्लादेश से लग रहा है, जहां भूटान से लग रहा है, जहां नेपाल से लग रहा है, वहां किस प्रकार की फेंसिंग होगी, ये सब रणनीति बन रही है। लेकिन गृह मंत्रालय में एक आपात बैठक हुई, आपात मतलब विशेष बैठक हुई, और वो बैठक इस लिहाज से हुई, खासतौर से भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के रेफरेंस में हुई, कि इन इलाकों में जो फेंसिंग होगी वो फेंसिंग का तरीका क्या होगा। तो एक्सपर्ट्स जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक अच्छा तरीका सुझाया, और वो तरीका है स्मार्ट फेंसिंग की। अब स्मार्ट फेंसिंग में एआई का उपयोग होगा, वेब पे काम करेगा, ये रेज पे काम करेगा। ये मान लीजिए कि ये 600 किलोमीटर का इलाका है, 600 किलोमीटर में आपने बाड़ लगा दिए, फेंसिंग के 1 2 3 लेयर मान लीजिए लगा दिए, उससे नहीं बात बनेगी।
उन फेंसिंग जो लगी हुई है, जो बाड़ लगी हुई है, उस बाड़ के दूसरी तरफ मतलब बांग्लादेश की तरफ अगर कोई भी एक्टिविटी होगी, किसी भी प्रकार की संदिग्ध एक्टिविटी, उसका रियल टाइम अलर्ट जो आपात इमरजेंसी टीम जो डिप्लॉय है, अलग-अलग 30 किलोमीटर्स के रेंज पे इमरजेंसी टीम के डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है। मतलब 30 किलोमीटर, फिर अगला 30 किलोमीटर, फिर अगला 30 किलोमीटर। मतलब 1 से 2 के बीच की दूरी 30 किलोमीटर्स की होगी। और इस 30 किलोमीटर के रेंज में इमरजेंसी अलर्ट टीम जो है, उनको इमीडिएट मैसेज जाएगा, रियल टाइम मैसेज जाएगा। मतलब अगर आपने देखा कि सुबह 4 बजे रात को कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है, रियल टाइम अलर्ट जाएगा और वो 24 घंटे के इसमें काम कर रहा है। 24 घंटे उसकी लगातार रिकॉर्डिंग्स हो रही है, डाटा की ऑडिटिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है। जो मॉनिटरिंग जो कंट्रोल रूम है, वहाँ पे 24 घंटे की ड्यूटी है। अब जाहिर है कि 24 घंटे कोई नहीं बैठेगा, लेकिन शिफ्ट में वहाँ पर 24 घंटे की ड्यूटी रहेगी। हर पल आप विजिलेंस में हैं और ये 30-30 किलोमीटर्स पर इस तरह के इंस्टॉलेशन हो रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कंट्रोल रूम कहाँ है। लेकिन एक ऐसे जगह पे कंट्रोल रूम होगा जहां की रियल टाइम में उनको सारे डेटा आते रहेंगे और जैसे ही कोई संदिग्ध गतिविधि होगी वहां अलार्म के जरिए जो नियरेस्ट चेक पोस्ट है उनको फटाक से अलर्ट चला जाएगा और वो फिर अलर्ट हो जाएगा और फिर अपना पोजीशन ले लेगा और अगर कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है तो उसको वो काउंटर कर पाएंगे। इस स्मार्ट फेंसिंग की पूरी प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है। अब इसका ये क्यों महत्वपूर्ण है इतना? पाकिस्तान के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर यहां से जो गतिविधियां हो रही थी वो 3 महत्वपूर्ण गतिविधियां हो रही थी। एक तो नॉर्मल घुसपैठ करके आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। दूसरे जो स्मगलर हैं वो अलग-अलग चीजों का स्मगलिंग करते हैं। उसमें ड्रग की भी स्मगलिंग है, अवैध हथियार की भी है और नकली नोट की भी। ये 3 स्मगलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी स्मगलिंग करते हैं। मान लीजिए कि वहां से सस्ते कपड़े भेज दिया या कोई खाद्य पदार्थ भेज दिया, ऐसी कोई भी चीज उसकी भी स्मगलिंग होती थी और वो यहाँ के लोगों के साथ मिली भगत करके होती है। वहां से वो घुसपैठिया अंदर भेज देते हैं, फिर वो भारतीय बन जाता है, उधर बांग्लादेशी इधर इंडियन और ये फिर दोनों मिलकर के इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने का काम कर रहे थे। सबसे जो महत्वपूर्ण था वो ड्रग, अवैध हथियार और नकली नोट। इस तीनों के तस्करी पर भारत सरकार कोई काम नहीं कर पा रही थी कि इसको रोका कैसे जाए। मैन मेड जहां पर इंटरफेस था वहां पर जहां मैन इंटरफेस था वहां पर भ्रष्ट होने की संभावनाएं थी। टेक्नोलॉजी को जैसे आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको आप जैमर के जरिए जैम तो कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को आप डिच कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को आप खराब कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन उसको आप हमेशा के लिए डिच कर देंगे ऐसा नहीं होगा। एक बार दो बार हो सकता है कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो जाए, उस बीच में आप उसके लूप होल्स का लाभ उठा करके अपना काम कर लें, लेकिन ये हमेशा मुमकिन नहीं है क्योंकि टेक्निकल इंजीनियर्स जो हैं वो वहां मौजूद हैं और वहां पर कॉम्बैट इंजीनियर्स, कॉम्बैट का मतलब जो लड़ाके इंजीनियर्स हैं जो कि लड़ाई के दौरान जो इंजीनियरिंग सपोर्ट देने वाली जो सिस्टम होती है उस सिस्टम की पूरी बहाली इन बॉर्डर के इलाकों में हो रही है और उसमें प्रमुखता से बांग्लादेश का वो 600 किलोमीटर का बॉर्डर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय जबरदस्त काम कर रहा है मित्रों, जबरदस्त। तो ये मास्टर एक्शन हुआ है इसलिए बिलबिला रहा है। अब ये बिलबिलाने की वजह क्या हो रही है कि बांग्लादेश इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश कर रहा है। कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन जगह ब जगह वो गीत गा रहा है। अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट को गीत गा रहा है। अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो यहाँ पर हैं उनको गुप्त रूप से बता रहा है कि साहब हमारा तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। सीआईए और आईएसआई का पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। आपने धुरंधर मूवी में देखा कि भाई धंधा वहां का, वहीं का पैसा वहीं के डिस्ट्रॉय करने पर लगाओ। एक तो लोगों को वहां चरसी बनाओ, गजेड़ी बनाओ, नशेड़ी बनाओ, पूरी यूथ को बर्बाद करो और दूसरा वह उससे पैसे लेकर के फिर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दो, बॉम्ब ब्लास्ट करवाओ,
टेररिस्ट अटैक करवाओ, जो मर्जी है करवाओ। मतलब पैसा भी भारत का, आबादी भी भारत की और खून भी भारत का बहेगा। ये पूरा षड्यंत्र इन लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सीआईए और आईएसआई ये धंधे में, गोरख धंधे में शामिल है। अब इस पर अमित शाह का सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। इनको नहीं लग रहा था कि ये इतना भारत एक सॉफ्ट स्टेट बना हुआ था। ममता जी वहां पर क्यों नहीं जमीन दे रही थी? कारण क्या था? लोचक क्या था? कौन परेशान कर रहा था? अगर ममता बनर्जी राष्ट्रभक्त थी तो उन्हें देने में क्या दिक्कत थी? और अभिषेक बनर्जी सवाल पूछ रहा है, बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? होम मिनिस्ट्री की। तो घुसपैठिया आ रहा है तो जिम्मेदार कौन है? होम मिनिस्ट्री। ये देखिए चालाकी, इसकी चालाकी देखिए। जमीन नहीं दे रहा है, अब अक्वायर करने के लिए जबरदस्ती करना पड़ेगा। जबरदस्ती अक्वायर करेगा तो फिर वही झंझट होगा, बवाल होगा। जमीन किसी न किसी की है, उसको स्टेट गवर्नमेंट को अक्वायर करना है और फिर अक्वायर करके वो किसी को जाएगा तो बीएसएफ को जाएगा, उसका कॉम्पनसेशन जाना है। तो ये सब बलवा वितंडा ना खड़ा हो, क्योंकि उन इलाकों में हो सकता है बहुत बड़ी आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी की हो, तो उसको वो सोच रहे होंगे उसको डिस्टर्ब नहीं करो। तो ये सारा षड्यंत्र ममता बनर्जी की तरफ से लगातार चलता रहा और नहीं दिया, नहीं दिया। 15 वर्ष तक उन्होंने जमीन ट्रांसफर नहीं किया और इसीलिए ये अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं क्या कि नहीं, अब घुसपैठिया जो आ रहे हैं ये अमित शाह की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक बात है, अमित शाह की जिम्मेदारी है। अब अमित शाह की जब जिम्मेदारी है तो अमित शाह ने एक्शन शुरू कर दिया, तो पेट में दर्द शुरू हो गया। अब क्या करें? अब वहां जो घुसपैठिए हैं वो इस स्मार्ट फेंसिंग को डिच करने की उनकी हैसियत नहीं है। रियल टाइम अलर्ट होना है, इंजीनियरिंग गैजेट्स लग रहे हैं वहां पे। अब इसको वो डिच कर नहीं पाएंगे। तो सामान्य फेंसिंग आपको नहीं है, सामान्य फेंसिंग उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है कि भाई इसको मत छूइए, इसको आप आएंगे तो आप जल जाएंगे, ये सब तो चलेगा। उसको भी प्रोटेक्शन करके जाता है कि इस बीच में अगर आप आएंगे, मान लीजिए कि 6 फीट का अगर ये फेंसिंग होती है तो आप 6 फीट इस तरफ 6 फीट इस तरफ छोड़ करके बीच में आप ऐसा फेंसिंग बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक वायर, मतलब आप समझिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही होती है उस पूरे बार में, लेकिन उस बार को सामान्य आदमी टच ना करे, इसलिए उसको फिर अलग से 3 फीट छोड़ करके अलग एक बार बनाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक नहीं होती है। लेकिन अगर कोई 3 फीट वाले पहले बार को छोड़ करके दूसरे में जंप किया या उसको क्रॉस करने की कोशिश किया तो उसमें वो खत्म हो जाएगा। इसलिए लेयर्स वाले बार लगाए जाते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे कि वहां पर कोई अवैध तरीके से घुस ना पाए। तो ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए एजेंसियां इस तरह का काम करती हैं, 3-4 लेयर्स में फेंसिंग करती है। एक लेयर, फिर दूसरे लेयर में इलेक्ट्रिक वायर, फिर तीसरे लेयर जो है सो सामान्य वायर। ये पुरानी बातें हो गई। अब स्मार्ट फेंसिंग हो गई। अब वहां पर कैमरे भी लगे हुए हैं जगह ब जगह। अब वो कैमरे आपको डिटेक्ट कर रहा है, संदिग्ध गतिविधि को सीधा रिकॉर्ड कर रहा है और सीधा कंट्रोल रूम को ट्रांसमिट कर रहा है। अब ये जो स्मार्ट सेंसिंग हो रही है, स्मार्ट फेंसिंग हो रही है, सेंसिंग भी और फेंसिंग भी, तो पेट में दर्द होने लगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश को क्या कहिए, आईएसआई और सीआईए को पेट में दर्द होने लगा कि भारत अपना दुर्ग मजबूत कर रहा है और हमारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। धंधा है यही 3 चीजों का। तो एक तो उनकी रीढ़ पर समझिए, कमर पर वार कर दिया शाह ने, उनकी रीढ़ की हड्डी खत्म कर दी। अब वो खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि पैसे का जो खेल चल रहा था, भारत से ही पैसा लो, भारत को लहूलुहान करो, अब भारत को ही नशेड़ी बनाओ, पूरी जनरेशन को तबाह कर दो। उनके कमर पर वार कर दिया केंद्रीय गृह मंत्री ने। तो पहला अटैक हो गया मित्रों। दूसरा अटैक शुभेंदु ने कर दिया। अब शुभेंदु ने वो काम कर दिया जो पूरी तरह से गैंग तिलमिला गई है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि जाहिल है भाजपाई, ये जाहिल है। इन्हें हसन सोहरावर्दी और सैयद हसीन हुसैन शहीद सोहरावर्दी के बारे में जानकारी नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। हसन सोहरावर्दी वाइस चांसलर थे, लुमिनरी थे, सेलिब्रेटेड डॉक्टर थे। अरे भाई, ये बात सही है कि हसन सोहरावर्दी को तुम्हारे इतिहासकारों ने कहा वो लिबरल थे। ठीक बात है, थोड़े लिबरल थे,
वो पाकिस्तान के हक में नहीं थे। लेकिन हुसैन शहीद सोहरावर्दी पाकिस्तान के न सिर्फ हक में थे, जो किया तो अब परेशानी हो रही है। कोलकाता में एक लेन है, सबको मालूम है, वो हसन सोहरावर्दी लेन था। उसका नाम बदल दिया शुभेंदु अधिकारी ने। तिलमिलाया क्यों है गैंग, आज मैं बतला रहा हूं आपको। नाम जब बदला तो नाम बदल के रखा गया उसको गोपाल बनर्जी लेन, गोपाल मुखर्जी लेन एवेन्यू। अब ये गोपाल मुखर्जी कौन है? 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, 16, 17, 18, ये 3 दिन 72 घंटे के अंदर में, बल्कि 48 ही घंटे कह लीजिए, 72 घंटे के अंदर में कोलकाता की सड़कों पर 5,000 लाशें बिछा दी, 15,000 घायल कर दिए, लाख के करीब बेघर हो गए। किसने किया ये सैयद हुसैन सोहरावर्दी, तब मुख्यमंत्री थे, हालांकि उस वक्त प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रधानमंत्री थे। कॉल किनका था? मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत हुई गांधी की, कहा कि आप ऐसा काम मत करिए। गांधी को कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने कि देखिए, आइदर माय वे और हाईवे, मैं एक अलग प्रदेश के नीचे कुछ भी नहीं मानूंगा, और अलग प्रदेश है पाकिस्तान, और वो अब लड़ के लेंगे पाकिस्तान, लड़ के लेंगे। और अभी भी ये नारा चलता है पाकिस्तान में, लड़ के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, ये नारा चलता है पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान की फिजा बदल गई। अभी अभी तो वहां सड़कों के नाम बदलने जा रहे हैं। वहां का विदेश मंत्री कह रहा है कि हमारा जो लीनियज है वो हिंदू है, सनातनी है, हम तो, हमारी पूर्वज सनातनी है, हम क्यों गजनी से खुद को जोड़े हैं, क्यों तैमूर से खुद को जोड़े हैं। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान में, और यही सच है। 98% या 99% कह लीजिए, भारत के सनातनी हिंदू से कन्वर्टेड है मुस्लिम, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी, बांग्लादेश में भी। ये पूरा खिता जिसको कहते हैं, पूरे खिते में कन्वर्टेड मुस्लिम है। लेकिन मुझे हैरानी यह है कि जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो ज्यादा आप क्रूर हो जाते हैं, ज्यादा कट्टर हो जाते हैं। और मुस्लिम इस्लाम में, मुस्लिम में तो ये कहावत भी है, ज्यादा मुल्ला जो है, अधिक मुल्ला जो कट्टर मुल्ला जो है ज्यादा प्याज खाता है, या नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, माफ कीजिएगा, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो नए जो मौलवी बने हैं वो ज्यादा प्याज खा रहे हैं, तो उनकी कट्टरता ज्यादा है जो कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि 98% बांग्लादेश टू पाकिस्तान इंक्लूडिंग इंडिया सभी कन्वर्टेड हैं। तो कहानी ये हुई, गांधी ने जिन्ना को कहा कि आपको लगता है हमारे मुस्लिम भाई हिंदुओं पर हथियार उठाएंगे? तो गांधी, जिन्ना ने कहा, मिस्टर गांधी, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, आर यू श्योर? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? नहीं होगा, वैसा नहीं हुआ। 16 अगस्त 1946 को 5,000 लाशें बिछ गई, 15,000 बेघर, 15,000 घायल हुए, लाख के करीब बेघर हुए। लेकिन 16, 17, 18, 19, 20, 21 का जो दिन था ना, वो फिर सोहरावर्दी के लिए भागने की नौबत हो गई। और वो दिन कब शुरू होता है, किसने शुरू किया? जैसे सोहरावर्दी ने खुद कमांड ऑफिस में जाकर के पुलिस को बोला कि आप इस राइट्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। 72 घंटे तक पुलिस ने इंटरफेयर नहीं किया, और उसके बाद एक शूरमा निकला जिसे आप अब शायद अधिकतर लोग जान गए हैं, लेकिन पिछले 77-78 वर्षों से ये नाम पर्दे के पीछे रहा, इतिहास में कोई जगह नहीं मिली। एक मीट का व्यापारी गोपाल मुखर्जी, गोपाल मुखर्जी, एक मीट व्यापारी गोपाल मुखर्जी ने कमान संभाली, अपने साथियों को इकट्ठा किया, तलवार उठाया, और फिर वो किया 18, 19, 20, 19, 20, 21, 3 दिन तक ऐसा बदला लिया। उसके बाद फिर वो इतिहास बन गया, वो कत्लेआम हुआ। और आप हैरान होंगे कि ये सोहरावर्दी भागता फिर रहा था,
ये था गोपाल मुखर्जी। इतिहास में गोपाल मुखर्जी का नाम दर्ज नहीं है। इतिहास पढ़ाया जाता है कि जब 47 विभाजन की सरकारें यहाँ बन रही थी, 1946 में विभाजन की तैयारियां हो रही थी, सरकार का गठन हो रहा था, कैबिनेट में कौन शामिल होगा इसकी तैयारी हो रही थी, तो गोपाल मुखर्जी अकेला अपने साथियों को लेकर के हिंदुओं और सनातनियों की रक्षा करने के लिए उतरा था। चर्चा तक नहीं हुई, उस नाम को मिटा दिया गया। और गांधी 1947 में नोआखली में थे, शांति का, और उस वक्त यही सोहरावर्दी गांधी के पास बैठा था। और यह भी झूठ फैलाया गया कि गांधी ने गोपाल मुखर्जी से आग्रह किया कि आप हथियार डाल दीजिए। गांधी के बात को गोपाल मुखर्जी ने डिनाई कर दिया। पढ़ाया जाता है कि उन्होंने गांधी के कहने पर उन्होंने हथियार डाला। बिल्कुल नहीं, असत्य है ये बात। गांधी के कहने पर गोपाल मुखर्जी ने हथियार नहीं डाले, तलवार नहीं डाला, और कहा कि पहले गांधी को उन्हें समझाना पड़ेगा, सोहरावर्दी को समझाए गांधी। खैर, अब वो इतिहास बन गया। लेकिन जब गोपाल मुखर्जी खड़े हुए तो वो दंगे रुके, और उसके बाद फिर वैसा दंगा कोलकाता में नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद आग बढ़ी, बिहार में तारापुर में दंगे हुए और कई नोआखली में दंगा जारी रहा, लेकिन कोलकाता में फिर वैसा दंगा नहीं हुआ। उसी गोपाल मुखर्जी जो बाद में गोपाल पाठा, पाठा कहा जाता है वहां पे छोटे बकरी के बच्चे को, तो पाठा के तरह उन्होंने काटना शुरू किया था। जिस प्रकार से मुसलमानों ने हिंदुओं की बलि ली, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने मुसलमानों की बलि ली। इसलिए लोग उन्हें गौरव से कहने लगे पाठा, गोपाल पाठा। अब उसी गोपाल मुखर्जी के नाम पर सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदला गया है। परेशानी पवन खेड़ा को इससे नहीं है कि हसन सोहरावर्दी के नाम को हटाया गया। वो मॉडरेट था, वो तो डॉक्टर था। और ये जो जाहिल हैं भाजपाई, इनको हसन सोहरावर्दी और हुसैन सईद सोहरावर्दी में फर्क नहीं। अरे सब मालूम है उनको, हसन सोहरावर्दी कौन था और हुसैन सोहरावर्दी कौन था। लेकिन सोहरावर्दी नाम से इतनी घृणा है कि उस नाम को मिटा दिया जाए तो अच्छा है। मैं हैरान हूं, बिहार में अभी तक बख्तियारपुर शहर है कायम। वो बख्तियार खिलजी का वो शहर बख्तियारपुर वो कायम है, उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा है। और श्रीमान नीतीश कुमार ने अपीजमेंट के लिए 18 वर्षों तक अपने शासनकाल में कभी एक बार भी ध्यान नहीं दिया। ये उनके इलाके में आता है बख्तियारपुर। अभी उसके बाद नैरेटिव क्या शुरू हुआ कि नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा किसी और ने। ये देखिए नैरेटिव इनकी, ये असत्य के पांव जिसका कोई आधार नहीं है, ये सब नैरेटिव चलना शुरू हुआ इस देश में। तो शुभेंदु ने वो काम किया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। शुभेंदु सोच समझ करके काम कर रहे हैं। वो दाग जो बार बार आपको चिढ़ा रहा है, वो सोहरावर्दी आज यहां पर औरंगजेब लैंड और शाहजहां लैंड और अकबर लैंड चल रहा है साहब। शिवाजी महाराज का कोई लेन नहीं है यहां पर। ललितादित्य लेन अब पता नहीं कहीं दिख रहा होगा, तो चंद्रगुप्त मार्ग नहीं दिख रहा है, विक्रमादित्य मार्ग नहीं दिख रहा है। अब दिखना शुरू हुआ है धीरे धीरे कहीं कहीं, लेकिन वो मार्ग नहीं हो रहा है। चोल चोल का साम्राज्य नहीं दिख रहा है, परिहार का साम्राज्य नहीं दिख रहा है। इन लोगों का तो कोई साम्राज्य नहीं दिख रहा है ना। बप्पा रावल को मार्ग नहीं दिख रहा है, बप्पा रावल मार्ग या आप कहीं कहीं हुआ होगा, लेकिन इन मार्गों की कोई कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए मित्रों, ये जो सोहरावर्दी एवेन्यू का जो नाम परिवर्तित किया गया है, ऐतिहासिक ऐसे दामन पर दाग हैं जिसको दाग को धोया शुभेंदु ने और गोपाल मुखर्जी को स्थापित किया। इसीलिए ये पूरा गैंग तिलमिलाया हुआ है कि इनकी अब जो पुरानी जो पाप है ना, इनका पुराना पाप वो बाहर आ रहा है। केवल गोपाल मुखर्जी का एवेन्यू नाम बदलना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अब जो नया जनरेशन है, भारत की नई पीढ़ी गोपाल मुखर्जी को जानेगी कि कौन थे गोपाल मुखर्जी, पता करेगी। फिल्में बनी उसके ऊपर बंगाल फाइल्स में, लेकिन गोपाल मुखर्जी को जानने की कोशिश करेगी नई पीढ़ी। तब पता चलेगा कि इन्होंने इतने वर्षों तक क्या पाप किया।
तो पाप पर से जब पर्दा हट रहा है तो बेचैनी बढ़ गई है। केवल एक एवेन्यू का नाम बदलने से परेशानी नहीं है, परेशानी यह है कि गोपाल मुखर्जी के बहाने पूरा फ्लैशबैक हो गया। पूरा इतिहास सबके सामने आकर के खड़ा हो गया और उस इतिहास को नई पीढ़ी को जानना अत्यावश्यक है। अब नई पीढ़ी उस इतिहास को जानना शुरू कर दिया। इनकी बेचैनी, इनका झूठ एक्सपोज हो रहा है, इसलिए परेशानी है, इसलिए अब ये जाहिल कहने में लगे हुए हैं। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि आखिर कोई भी सोहरावर्दी हो, उस खानदान को वहां रखने की जरूरत क्या है? हसन सोहरावर्दी हो या सईद हुसैन सोहरावर्दी हो, उस कातिल परिवार का नामो निशान मिट जाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं है, हसन सोहरावर्दी एक मॉडरेट थे, फिर भी उनको हटा करके गोपाल मुखर्जी का नाम हो रहा है। परेशानी क्या है? हम ये मान लेते हैं एक पल के लिए कि चलिए हसन सोहरावर्दी एक डॉक्टर थे, हालांकि उनको अंग्रेजों ने कैप्टन बनाया, फिर उसको वाइस चांसलर बनाया कोलकाता यूनिवर्सिटी का, वो अलग विषय है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पहले थे वो वाइस चांसलर, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने वाइस चांसलर, वो अलग विषय है। लेकिन मैं ये कहता हूं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हसन सोहरावर्दी एक मॉडरेट व्यक्ति थे, वो पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे और मॉडरेट थे, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन उनके पर नाम रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बार बार हुसैन सईद सोहरावर्दी के नाम को याद दिला रहा है। तो कहीं उसका और प्रयोग हो जाएगा, वहां नहीं होगा। शुभेंदु ने यह काम कर दिया, तो शुभेंदु और शाह दोनों का मास्टर एक्शन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।